माणिक ने अपनी आंखें फिर बंद की और मन में सोचा कि आज की रात उसकी आखिरी रात है। ये चीता मुझे मारकर ही रहेगा। वो अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए आंखें बंद करके बैठ गई। वो चीता शांति से आगे आया और माणिक के पास आकर बैठ गया। चीते को अपने पास बैठा हुआ महसूस करके माणिक दादी ने आंखें खोलकर देखा तो वो चीता किसी बच्चे की तरह उसे देख रहा था। चीते की आंखों में कोई खौफ नहीं था। वो प्यार भरी नजरों से माणिक दादी को देख रहा था, मानो वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। उसका ये बर्ताव देखकर माणिक दादी इतना तो समझ गई थी कि उसे अब उस चीते से कोई खतरा नहीं है। वो अब निश्चिंत हो गई और फिर सो गई। दर्द और थकान के मारे उसकी आंखें बंद हो रही थीं। माणिक दादी के खून की खुशबू और भी कुछ जंगली जानवरों तक पहुंच गई थी। सियार, जंगली सुअर, भेड़िया एक एक करके माणिक दादी को खाने को उस पेड़ के पास आ रहे थे, लेकिन चीता सिर्फ घुर्राकर उन्हें भगा रहा था। पूरी रात चीता निगरानी कर रहा था और उसने माणिक दादी को बाकी जानवरों से सुरक्षित रखा था। सुबह हो गई और माणिक दादी ने देखा कि चीता उसके पास ही बैठा है। चीता उसकी निगरानी कर रहा है। यह देखकर माणिक दादी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन वो उठ नहीं पा रही थी। ऐसे ही 2 दिन बीत गए और अब गांव में खबर फैल गई कि माणिक दादी जंगल से नहीं लौटी हैं। गांव वाले माणिक दादी के घर के पास जमा हो गए। शिशुपाल केशव के साथ गांव के सरपंच, बिंदिया और बाकी सब भी बातें करने लगे कि माणिक दादी कहां गई होगी। शिशुपाल ने कहा, ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ कि माणिक दादी जंगल में गई हों और वापस नहीं आई हों। केशव ने कहा, हाँ, लेकिन अब वो कितनी बूढ़ी हो गई है। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं किसी जंगली जानवर ने उन पर हमला ना कर दिया हो। केशव की बात सुनकर सरपंच जी सोच में पड़ गए और कहा, कुछ सालों पहले माणिक दादी के पति भी ऐसे ही गायब हो गए थे। एक दिन वो जंगल में जड़ी बूटी लेने के लिए गए थे और वापस ही नहीं आए। उनकी तो लाश भी नहीं मिली थी। ये सुनकर सब सन्न रह गए। अगर माणिक दादी के साथ ऐसा कुछ हुआ होगा तो ये सोचकर सबका दिल बैठने लगा। सबसे ज्यादा चिंता तो बिंदिया को होने लगी। माणिक दादी के बारे में सोचकर उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं। उसे लग रहा था कि उसके लिए कोई खास जड़ी बूटी लेने के लिए माणिक दादी गई थी। अगर वो ये बात सबको बताती तो उसकी सास और पति उसे ही दोष देते, इसलिए वो चुप रही। लेकिन मन ही मन उसे माणिक दादी की बहुत चिंता हो रही थी और वो प्रार्थना कर रही थी कि माणिक दादी ठीक हों। थोड़ी देर सोचकर सरपंच जी ने कहा कि हम कुछ मर्द जंगल में जाकर देखते हैं। ये सुनकर एक गांव वाले ने कहा कि क्या हमारा जंगल में जाना सही रहेगा। उस पर शिशुपाल ने कहा, क्यों नहीं, आज तक हम सब की बीमारी का इलाज माणिक दादी ही करती आई हैं। अब अगर उन्हें हमारी मदद की जरूरत होगी तो हमें उनकी मदद करनी ही चाहिए। हम ऐसे डर के मारे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। ये सुनकर गांव के कुछ हट्टे कट्टे लोग लाठी काठियों के साथ आगे आए। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर जाएंगे तो जंगली जानवर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। उनका ये जोश देखकर सरपंच जी के साथ शिशुपाल, केशव और बाकी सब जंगल में जाने लगे। जो डर रहे थे वो अपने अपने घर वापस चले गए। बहुत सारे मर्द हाथों में लाठियां लेकर एकजुट होकर जंगल की ओर बढ़ने लगे। कुछ देर के बाद सब जंगल में पहुंच गए, लेकिन उन्हें माणिक दादी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। सब एक साथ थे, इसलिए किसी को डर नहीं लग रहा था। यह देखकर सरपंच जी ने कहा कि यहां तो माणिक दादी कहीं नहीं है, हमें जंगल के और अंदर जाकर देखना चाहिए। सब जंगल के और अंदर चले गए और थोड़ी दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि माणिक दादी थकी हारी एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी और उसके पास एक बड़ा सा चीता बैठा हुआ था। उस चीते को देखकर शिशुपाल ने कहा, यह चीता जरूर हमारी माणिक दादी को मार डालेगा। इसकी वजह से ही माणिक दादी घबरा कर बैठी होंगी। अगर वो जरा भी हिलेंगी तो चीता उन पर हमला कर देगा। सरपंच जी आगे आए और उन्होंने कहा कि हमें सावधानी से आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारी जरा सी लापरवाही कहीं माणिक दादी को मुसीबत में न डाल दे। केशव ने सरपंच जी की बात को दोहराते हुए कहा, हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। हमें इस चीते को पहले दूर भगाना पड़ेगा, लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही कि यह चीता माणिक दादी के पास इतनी शांति से कैसे बैठा है। वो सब बाद में सोचेंगे, पहले माणिक दादी को उस चीते से दूर करना पड़ेगा। ऐसा कहकर सरपंच जी धीरे धीरे आगे आने लगे। उनके पीछे सब आ रहे थे। सबने अपने हाथों में लाठियां कसकर पकड़ रखी थी। सब आगे आने लगे और उन्हें देखकर चीता गुर्राने लगा। उसके गुर्राने की आवाज सुनकर माणिक दादी ने अपनी आंखें खोली और गांव वालों को चीते को मारने के लिए आता हुआ देखकर कहा, नहीं, इस पर हमला करने का विचार भी मत करो। ये मुझे मारने नहीं, मुझे बचाने आया है।
माणिक दादी की ये बात सुनकर सब जहां थे वहीं रुक गए। शिशुपाल ने कहा, माणिक दादी, तुम ये क्या कह रही हो? एक चीता और तुम्हें बचाने आया है, ऐसा कैसे हो सकता है? और तुम ऐसे इस पेड़ के नीचे क्यों बैठी हो? शिशुपाल के सवाल में माणिक दादी के लिए उसकी चिंता साफ झलक रही थी। सब गांव वाले अपनी चिंता में उसे ढूंढने आए हैं, यह जानकर माणिक दादी को अच्छा लगा। माणिक दादी ने बताया कि कैसे वो फिसलकर एक गड्ढे में जाकर गिर गई थी। सबने देखा कि माणिक दादी का पैर टूटा हुआ है। सरपंच जी ने पूछा, लेकिन ये चीता ये तुम्हारे पास बैठकर क्या कर रहा है? तब माणिक दादी ने इतने दर्द में भी मुस्कुराते हुए कहा, इस चीते को ध्यान से देखो, इस चीते के माथे पर एक खास निशान है। सबने देखा तो चीते के माथे पर ठीक बीच में एक काले रंग का निशान था, जो किसी पुराने घाव के निशान जैसा लग रहा था। निशान देखकर केशव ने पूछा, इस निशान में ऐसा खास क्या है माणिक दादी, और तुम्हें इस चीते से डर नहीं लग रहा है? केशव के इस सवाल का जवाब देते हुए माणिक दादी कहने लगी कि एक बार इंसान उस पर किए हुए एहसानों को भूल सकता है, लेकिन जानवर कभी नहीं भूलता है। यह चीता भी उस पर किए हुए एहसानों को नहीं भूला है। माणिक दादी की यह बात सुनकर सब और उलझ गए। माणिक दादी ने अब विस्तार से बताना शुरू किया। कुछ सालों पहले माणिक दादी अपने पति के साथ जंगल में गई हुई थी। तब उन दोनों ने देखा कि लोहे के एक जाल में चीते का एक छोटा सा बच्चा फंसा हुआ है। दोनों भागकर उसके पास गए। दादी के पति ने कहा कि किसी शिकारी ने जाल बिछाया होगा। आजकल चीतों को भी शिकारी पकड़कर दूर के शहरों में जाकर बेचते हैं। पैसों के लालच में किसी शिकारी ने इस छोटे बच्चे को अपने परिवार से दूर कर दिया है। फिर दोनों ने मिलकर बहुत मेहनत से उस जाल को तोड़ा और उस छोटे चीते को उस जाल से बाहर निकाला। उस चीते के माथे पर चोट आई थी, जिस पर माणिक ने जड़ी बूटी लगाई। वो छोटा चीता दोनों को प्यार भरी नजरों से देखने लगा, मानो वो उनका धन्यवाद कर रहा हो। तभी वहां शिकारी आ गया और चीता भाग गया। शिकारी ने माणिक के पति से झगड़ा किया और कहा कि उसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ है, वो माणिक के पति को नहीं छोड़ेगा। उसके बाद एक दिन जब माणिक का पति अकेला जंगल में आया था, तब शिकारी ने उसे मार डाला और उसकी लाश को भी ठिकाने लगा दिया। ये सब माणिक को उस समय पता चला जब वो अपने पति को ढूंढने आई थी, लेकिन गांव वालों के मन में कोई डर न बैठ जाए, इसलिए उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया था। ये वही चीता है जो बरसों पहले हमें मिला था। 2 दिनों पहले जब मैं यहाँ अकेली बैठी हुई थी, तब कई जंगली जानवर मेरे आसपास आ रहे थे। तब इस चीते ने ही उनसे मेरा रक्षण किया है। आज इस चीते ने कई सालों पहले की बात को याद रखते हुए अपने एहसानों को चुकाया है। ये सब सुनकर गांव वाले पीछे हो गए। चीता समझ गया कि वो सब उसे मारने नहीं आए हैं और अब माणिक दादी भी सुरक्षित हैं। चीता धीरे से उठा और एक बार फिर से उसने माणिक दादी की तरफ उन्हीं नजरों से देखा जैसे उसने पहले देखा था। माणिक दादी की तरफ देखकर उसने अपनी गर्दन झुकाई और झट से एक छलांग मारकर दूर झाड़ियों के पीछे चला गया। गांव वालों ने मिलकर माणिक दादी को सहारा दिया और उसे लेकर गांव में आ गए। कुछ दिनों के इलाज के बाद माणिक दादी ठीक हो गई, लेकिन एक चीते ने उस पर किए हुए एहसानों का बदला इतने सालों के बाद चुकाया। इस बात की चर्चा गांव में सालों तक होती रही।